जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की ये वीडियो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाली है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और उन एमसीक्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे जो जनवरी 2023 में जो जीडी का एग्ज़ाम है उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस शहर की पहचान कीजिए जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपको ये बताना है कि सरयू नदी के तट पर कौन स्थित है। ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और हम सरयू नदी के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। तो सरयू जो अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू का उद्गम हिमालय में मानसरोवर झील से होता है। जो सरयू का उद्गम है वो हिमालय में मानसरोवर झील से होता है। अगर पूछ दे कि सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील। सरयू नदी को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो सरयू नदी है उसे मानस नंदिनी और घाघरा दोनों नामों से भी जाना जाता है। मतलब इसके अन्य नाम है, ठीक, घाघरा और मानस नंदिनी। ये आप याद रख लेना। यह बिहार में गंगा में मिल जाती है। मतलब जो सरयू नदी है ये बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, और वहाँ पर जो आपकी सरयू नदी है वो खत्म हो जाती है, वो गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आपको ये बताना है कि जय जवान जय किसान किसका नारा है। तो आपका ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए, हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी हुए जो, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1950 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगल सराय में हुआ था। तो ये आप देख लेना, ये 7 लिखा है, ये यहाँ पे 7 नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, 7 मील दूर, यहाँ पर 7 होगा। जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म है वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगल सराय में हुआ था। मतलब एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। और जो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो 1930 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। मतलब 1930 से इन्होंने भाग लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मतलब पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, 1996 में। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न 1996 में सम्मानित किए गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री से वे मंत्री भी रह चुके थे। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री 1964 से 66 तक थे। मतलब जो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है मेरा कि शाहरा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आपको ये बताना है कि शाहरा मरुस्थल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी रशिया। तो आपको ये बताना है कि शाहरा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो शायद लगभग सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो आपका डिज़र्ट है वो सहारा डिज़र्ट ही है। तो आपका ऑप्शन सी अफ्रीका, जो आपका सहारा डिज़र्ट है वो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए हम सहारा डिज़र्ट या सहारा मरुस्थल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलिए, जो सहारा मरुस्थल है ये मतलब जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो पूरे अफ्रीका का उत्तर वाला भाग है, ठीक है, अफ्रीका का जो उत्तर वाला पूरा भाग है उसमें बहुत तेज, मतलब पूरे लगभग 50% के आसपास एरिया में जो है ये कवर किए हुए है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट है वो पूरा कवर किया हुआ है। चलिए हम इसे लोकेशन में देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना फैला हुआ है। तो ये देख लीजिए, जो ये आपका ये सहारा डेजर्ट है, ये आपका सहारा डेजर्ट है।
ये पूरी अफ्रीका है, ये अफ्रीका दिख रहा होगा आपको अफ्रीका मैप में। तो अफ्रीका का पूरा जो नॉर्थ साइड है, उस नॉर्थ साइड में आपका सारा डिजर्ट फैला हुआ है। लगभग अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजीरिया, आपके ये सारे जो माली जैसे देश हैं, ठीक है, इन पूरे मतलब क्षेत्र में आपका सहारा डिजर्ट फैला हुआ है। आप लोकेशन में भी देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है, तो आपको पता होगा, बता भी दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट जो है आपका, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट जो आपका है वो सहारा डिजर्ट है। तो ये याद रख लेना कि विश्व का सबसे बड़ा जो आपका मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा, ठीक है। पूरा उत्तरी अफ्रीका इसे रेगिस्तान से भरा हुआ है, ठीक है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर कितनी थी। मतलब ये बताना है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जो मेल कैंडिडेट्स थे, मतलब मेल थे पुरुष, उनकी जो जनसंख्या का साक्षरता दर थी वो कितनी थी, आपको ये बतानी है। इसमें ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 82.14%, ऑप्शन डी 83%। तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 82.14% मेल कैंडिडेट की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी थी, वो आपकी 82.14% थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए हम मतलब इसमें और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी साक्षरता दर थी और टोटल जो कैंडिडेट जैसे मतलब टोटल जनसंख्या थी उसकी साक्षरता दर कितनी थी। तो आप ये भी देख लेते हैं। चलिए, जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.6% और महिला जनसंख्या 65.46% थी। मतलब जो कुल कुल जो साक्षरता दर थी वो 82.6% थी। कितनी? 82.6%। और जो आपकी महिला जनसंख्या की जो साक्षरता दर थी वो 65.46% थी। मतलब कितनी? 65.46%, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखते हैं। और साक्षरता दर क्या होती है इसे देख लेते हैं। जैसे साक्षरता दर जो होती है किसी दिए गए आयु समूह में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या जो आयु समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है। और आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, इसको स्टार्स पे लगा लीजिए, जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, लास्ट वाला। तो पूछेगा कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो आपसे आदर्श वाक्य जरूर पूछता है। तो आप इसे नोट कर लेना कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है। तो आपको ये बताना है कि जो उच्च न्यायालय होता है मतलब हाई कोर्ट होता है, तो मतलब जो हाई कोर्ट होता है उसके जो आपके न्यायाधीश होते हैं उसके पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आपका ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो आपको पता होगा जो राज्य के मतलब जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसकी शपथ जो होता है राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और जो आपका हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसको जो शपथ दिलाता है वो आपका राष्ट्रपति दिलाता है, क्योंकि वो आपको सेंटर में होता है। सेंटर में जो आपका न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और जो आपका हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसे राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, गवर्नर, ठीक है, इसे हम गवर्नर कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें और कुछ देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का आपको पता होगा कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। वैसे हालांकि वो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी बना रह सकता है, क्योंकि वो जितना चाहे राष्ट्रपति के अनुसार वो 5 वर्ष के क्या अपनी जब तक इच्छा उसकी तब तक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड वाला। ये राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। वो योग्यताएं कौन सी हैं ये देखना। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। अगर मतलब राज्यपाल किसी को बनना है तो उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए और वो 35 ईयर ओल्ड भी होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष की आयु अपनी कंप्लीट कर लेना चाहिए वो,
फिर लास्ट पॉइंट देख लीजिए, राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। चलिए ये तो हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ये बताना है। तो आपको पता होगा जो सोडियम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सोडियम परऑक्साइड का वो Na2CO2 होता है, मतलब Na2O2, ठीक ये होता है। ये सोडियम परऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है Na2O2। तो आप देख रहा होगा तो इसमें ओ जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो कितने होते हैं, आपको दिख रहा होगा ओ कितने हैं ऑक्सीजन, ओ ये देखिए 2 हैं, O2 2 हैं, तो ऑक्सीजन के जो इसमें एटम्स होंगे वो 2 होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है आपका कि सोडियम के कितने अणु थे, मतलब सोडियम के कितने परमाणु थे। तो सोडियम के भी 2 परमाणु थे, देख लीजिए Na2 N भी 2 हैं और O भी 2 हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 2। इससे लिखा है सोडियम परऑक्साइड अणु की संरचना में प्रत्येक सोडियम एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। देख लीजिए प्रत्येक सोडियम एक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से एक आबंध के साथ जुड़ते हैं और दूसरा आबंध सोडियम परमाणु के साथ जुड़ता है। ये जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, इनका जो ये बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्ड बनाने का जो इनका तरीका होता है वो ये ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद से 133 किलोमीटर दूर, अहमदाबाद से 133 किलोमीटर दूर भारत में सबसे बेहतरीन बावड़ियों में से एक है और प्राचीन राजधानी पाटण की सबसे प्रसिद्ध विरासतों में से एक है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा था, मतलब ए चांद बावड़ी, आपको बताना है चांद बावड़ी, बी अग्रसेन की बावली, सी रानी की वाव, ऑप्शन डी दादा हरी की बावड़ी। क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा जो अहमदाबाद से 133 किलोमीटर दूर जो है वो आपको डिस्टेंस अगर आपको पता होगी तो बता सकते थे। तो आपका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, रानी की जो वाव है वो अहमदाबाद से 133 समथिंग जो उसकी डिस्टेंस है वो पड़ती है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, रानी की वाव। तो आपको ये भी पता होगी जो रानी की वाव है वो 100 रुपये की जो नोट होती है उस पर भी रानी की वाव है। जो आपके रानी की वाव है उस पर उसकी जो लेंथ है, अगर ये कभी कोई पूछ देता है कि 100 रुपीज़ के जो नोट पे है किसका चित्र बना हुआ है, तो 100 रुपये की नोट पे जो है रानी की वाव का बना हुआ है, जिसकी लंबाई 142 × 66 mm की होती है। और ये जो कलर कभी कभी पूछता है कि किस कलर का होता है, तो ये जो इसका रंग होता है रानी की वाव का नोट पे वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का, पर्पल कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा देख लीजिए ये लिखा है कि रानी की वाव या रानी की बावड़ी, रानी की वाव या रानी की बावड़ी एक ही चीज़ है। तो भारत की सबसे विस्मयकारी बावड़ी थी, मतलब भारत की जो सर्वोच्च विस्मयकारी बावड़ी उनमें से एक है रानी की बावड़ी। यह बावड़ी 11वीं शताब्दी की है। सोलंकी राजवंश के शासन के दौरान जब यह स्पष्ट रूप से शासक भीमदेव प्रथम की याद में उनकी विधवा पत्नी द्वारा निर्माण कराई गई थी। मतलब जो सोलंकी राजवंश थे वहाँ के जो राजा थे सोलंकी राजवंश के, तो उनकी जो वाइफ थी विधवा थी, क्योंकि वो जो राजा थे वहाँ के वो एक्सपायर हो चुके थे। तो उनकी वाइफ ने, ठीक है, उनकी मतलब जो राजा थे उनकी वाइफ ने उनके अपने मतलब पति की याद में मतलब रानी की बावड़ी जो बनवाई थी। किसने बनवाई थी, सोलंकी राजवंश के राजा की पत्नी ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में, ठीक है। इस ये याद रख सकते हैं आप, सोलंकी राजवंश की राजा भीमदेव प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा कह रहा कि 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये नोट डाउन कर लेना। 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। कब, 23 जून 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। तो आपको ये बताना है कि भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत कब की गई थी, मतलब किसने की थी। ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन तो किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में सूफी संप्रदाय की इस शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में का पॉइंट कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, क्या शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ठीक है, कितने से आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर अनुच्छेद 26 किसी विशिष्ट कार्यों का आबंधन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 28 शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो ये आप कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्हें नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही कह रहा है भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे हो चुका है, तो आपको ये बताना है कि भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी। तो आपका ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पीछे हो चुका था, जस्ट वो गलती से इसकी जो आपकी पीपीटी है वो गलती से बन गई है। चलिए इससे ये गलती दोबारा से नहीं होगी, ठीक है। अब देख लीजिए ये पॉइंट आ गए हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए और बाद में उन्होंने भारत में सूफी संप्रदाय की शुरुआत की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे 1192 में भारत आए थे, ठीक है। उनके वक्त मतलब उनके जो भक्त थे, किसके, चिश्ती के, ठीक है। ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से याद करते थे। जो इनका अन्य नाम था, जो इसे इन्हें कहते थे लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लोग ख्वाजा साहब या गरीब नवाज कहते थे। क्या, ख्वाजा साहब या गरीब नवाज, ठीक है, ये कहते थे। दो नाम से इनके और थे जो लोगों के द्वारा दिए गए थे ये नाम। फिर है बाबा फरीद, एक सुन्नी मुसलमान थे। कौन, बाबा फरीद एक सुन्नी मुसलमान थे और चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापकों में से एक थे। फिर अमीर खुसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे अमीर खुसरो एक इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार, कवि और विद्वान थे। क्या थे, एक इंडो फारसी सूफी गायक गायक थे, संगीतकार, कवि और विद्वान थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं शेख नूरुद्दीन, जिन्हें नुंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। जो शेख नूरुद्दीन है इन्हें नुंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, नुंद ऋषि के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने पानीपत की प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। तो आपको ये बताना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी हेमू। तो कौन होगा पानीपत की प्रथम युद्ध में, जो पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम, उसमें तोपों का प्रयोग किसने किया था। तो आपका ऑप्शन ए बाबर, बाबर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें इसने तोपों का प्रयोग किया था और एक इसकी पद्धति थी, ठीक है, उस्मान पद्धति थी। उस पद्धति का इसने प्रयोग किया था बाबर ने। उस पद्धति में तोपों का प्रयोग किया गया था। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। जैसे ये देखिए पानीपत के बारे में लिखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, कब, 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी और दिल्ली के बाबर, किसके, दिल्ली के बाबर के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को सुल्तान इब्राहिम लोदी और दिल्ली के बाबर के बीच लड़ा गया था। जिसमें आपको ये भी पता होगा जो इब्राहिम लोदी थे वो युद्ध के मैदान में मारे गए थे बाबर के द्वारा। बाबर और बाबर के सैनिक जो थे उनके द्वारा जो इब्राहिम लोदी थे वो युद्ध में ही मार दिए गए थे, ग्राउंड में जहाँ युद्ध चल रहा था वहीं पे मार दिए गए थे। और तो आप कह सकते हैं जब ये मारा गया था तो बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने उस्मानी पद्धति का, किस पद्धति का, उस्मानी पद्धति का, इस पॉइंट को नोट कर लेना। बाबर ने उस्मानी पद्धति को, ठीक, या सजाने की पद्धति जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सजाने की पद्धति भी कहते हैं, का प्रयोग किया था। किसने, बाबर ने उस्मानी पद्धति या सजाने की पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति में यही कहा गया है कि जो बाबर है उसने तलवारों का जो यूज करा, तलवारों से तोपों और बारूदों का यूज करना, इस पद्धति को नाम जो दिया गया, मतलब यूज करना है, उस्मानी पद्धति के कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो किसने किया था, आपको ये बताना है।
तो आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को पुनः स्थापित किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसे घोषित किया था? तो आपको ये बताना है कि जो गुरु नानक थे उसका उत्तराधिकारी कौन था, मतलब किसे इन्होंने घोषित किया था अपना उत्तराधिकारी? क्या उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए बाला, ऑप्शन बी लहना, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी श्रीचंद्र। आपको क्या बताना है कि गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद्र, इनमें से कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लहना। लहना गुरु नानक के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था गुरु नानक ने, तो लहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को से कौन सा यात्री भारत आया था? आपको बताना है कि मोरक्को से भारत कौन यात्री आया था। ऑप्शन ए अल-बरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अल मसूदी। तो आपको बताना है कि कौन आया था भारत, कहाँ से? मोरक्को से। तो आपको पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा, आपके इतिहास में जब पढ़ेंगे लूसेंट में, उसमें पहले ही कुछ पेजेस में मिल जाता है। जो इब्न बतूता है वो मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। इब्न बतूता है वो मोरक्को से आए थे भारत में। तो और अगर आपसे कहे कि जो जैसे ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री है, वो 629 ईस्वी में चाइना से भारत के लिए प्रस्थान हुआ था ह्वेनसांग। अगर ह्वेनसांग की पुस्तक पूछे तो सियूकी जो है वो ह्वेनसांग की ही पुस्तक है। ठीक है। और अल-बरूनी की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट एक है। अल-बरूनी की जो पुस्तक है जो इंडिका, वो अल-बरूनी मैंने इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी? तो आपको ये बताना है खान ए खाना की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? खान ए खाना की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी मिर्जा अब्दुल रहीम खान। तो आपको तो ऑप्शन आपका जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिर्जा अब्दुल रहीम जो खान थे उनको अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल रहीम खान। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें मिली थी खान ए खाना की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है कि 1757 में कौन सी घटना घटी थी? तो आपको ये बताना है कि 1757 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन ए सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ऑप्शन डी भारत में पहली जनगणना। तो आपको बताना है कि 1757 में कौन सी घटना घटी थी। तो आपको पता होगा जो 1757 था वो उसमें बंगाल, मतलब जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो थे उसने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में किसने किया था? प्लासी के युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था, जिसमें उसका विजय भी हुआ था। तो प्लासी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है 1757 की, वो प्लासी का युद्ध है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 1764 में पूछ दे, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।